गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे जय हिंद जय सिंह लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे पूरी एनर्जी में आए होंगे, लेकिन मेरे पास पूरी एनर्जी नहीं है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी से आप लोग परमिशन दे दो कि मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। मौसम से थोड़ा बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है, तो शायद मौसम की थोड़ी सी फर्क पड़ गया है मेरे ऊपर, है ना। हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं। थोड़ा फीवर सा लग रहा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा। आई होप आप सबको सही सुनाई देगा। चलो दोस्तों स्टार्ट कर देंगे। थम्स अप दे दो, इशारा दे दो एक बारी कि क्लास को स्टार्ट कर दूं। चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस का लेक्चर नंबर 7 है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स को बहुत लप्पू समझते हैं, चैप्टर नंबर 7 में आके उनकी आंखें खुल जाती हैं कि हाँ भाई, इतनी सारी थ्योरी की भरमार भी है जो हमें करनी है। और देखो, मैं सोच रहा हूं कि इतनी सारी थ्योरी के एमसीक्यूज बहुत बढ़िया वाले आपके लिए क्रिएट करूं, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज, और फिर एक एमसीक्यू की सीरीज चलाऊं। तो बहुत जल्दी इस काम को अंजाम भी देने वाला हूं और कराऊंगा इन सबके एमसीक्यूज, क्योंकि एक ही बार पेपर में आए हैं ये, तो ज्यादा इसके पीवाईक्यू अवेलेबल भी नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करूंगा। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं कि इतनी सारी थ्योरी किस तरीके से आप लोग डाइजेस्ट करोगे। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेहनत करने वाले बच्चे मेहनत कर भी रहे हैं, और जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो मेहनत करने से रुकना मत। और जो साथ इसके लिए एडिशनल चीजें होंगी वो मैं कराऊंगा। हाँ मुस्कान नारंग, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है माधव। लेक्चर नंबर 7 है दोस्त। आज ये बताता हूं लास्ट क्लास में हमने किया क्या था। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 3 की थी, चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें रेवेन्यू के सोर्सेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज कैसे किया जाता है, पब्लिक डेट की मैनेजमेंट पढ़ी थी। थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, वो मैं कराऊंगा। और फिर फिस्कल पॉलिसी इस चैप्टर की यूनिट 4 है। यूनिट 4 का आधे से ज्यादा कंटेंट आप पहले ही पढ़ चुके हो, मतलब जो वर्ड्स पहले यूज हुए थे उसको फिस्कल पॉलिसी में दोबारा यूज करना है, और आपके लिए आसान रहेंगे। कुछ भी कराने से पहले एक बार गवर्नमेंट बजट को जरा ढंग से देख लेते हैं। जब सरकार बजट बनाती है तो देखिए, इधर लिखूंगा, दिस इज गवर्नमेंट बजट। तो सरकार अपने बजट में अपने खर्चे भी लिखती है, और कहां कहां से वो पैसा कमाएगी, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू भी लिखती है। तो मान लो इस तरफ हम लिख रहे हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, इस तरफ हम लिख रहे हैं गवर्नमेंट कहां कहां से रिसीव करेगी पैसा, तो रिसिप्ट्स। एक अकाउंट्स की फॉर्म के अंदर इसको क्रिएट करते हैं। ये लो जी, ठीक है। थोड़ा सा और खुला कर लेते हैं। इधर अमाउंट लिखेंगे, इधर भी अमाउंट लिखेंगे। देखो जी दोस्तों, बेसिकली सरकार के खर्चे जो एक्सपेंडिचर है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुत सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। हमने एक बॉक्स बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ वसीम, मैं समझता हूं इस बात को। एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार यहां पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टाइप्स होंगे और उसका अमाउंट यहां पर एंट्री करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर के टाइप्स होंगे, एग्जांपल होंगे, उनका अमाउंट यहां पर एंट्री करेगी, और फिर इनको टोटल करके आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना, टोटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में मैं टीई बोल देता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को सीई बोल देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आरई बोल देता हूं। तो आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। न्यूमेरिकल कराऊंगा भैया, इसलिए बता रहा हूं। चलो जी दूसरी बात पे आओ। अब इधर लिखने हैं मुझे गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स के बारे में। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स,
ठीक है, इसमें दो टाइप होती हैं, एक मिलेगी आपको टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दूसरी मिलेंगी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, और दूसरा रिसिप्ट्स होती है सरकार की जिसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। ये कैपिटल रिसिप्ट भी दो तरीके की होती है, एक होती है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, जिससे सरकार के ऊपर डेट क्रिएट हो जाता है, उधार चढ़ जाता है, लायबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी होती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। इन सबका अमाउंट यहां आता रहेगा और इधर टोटल कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट्स आएंगी। टोटल रिसिप्ट्स को हम टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू बोल दो, टोटल रिसिप्ट्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, आ जाओ जी। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है टोटल रिसिप्ट्स, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। टोटल रिसिप्ट्स के लिए TR, कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए CR और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए RR। ठीक है, ये वर्ड यूज करूंगा। तो देखिए टोटल रिसिप्ट्स क्या होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट। और ज्यादा डिवीजन कर सकते हो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की जगह तुम लिख सकते हो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और फिर प्लस का निशान आ जाएगा यही वाला। और कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए आप लिख सकते हो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। इस तरीके से कुछ बन सकता है, राइट। अगर सरकार को लगता है कि सरकार ने जो बजट बनाया है उसमें यहां पर और यहां पर दोनों जगह इक्वल अमाउंट आ रहा है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स बराबर है, तो सरकार बोलती है ये हमारा बैलेंस्ड बजट है, बैलेंस्ड। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि टोटल रिसिप्ट्स ज्यादा है, मान लो 900 है, और टोटल एक्सपेंडिचर मान लो 700 है, तो खर्चा कम है, सरकार की कमाई ज्यादा है। जब सरकार की टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट को यहां पैसा बचेगा। क्यों? 900 तो रिसीव कर रही है सरकार, खर्चे की 700, तो 200 बच गया। ऐसे बजट को बोलते हैं सरप्लस बजट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक्सपेंडिचर वाली साइड ज्यादा है, मान लो 1700 और ये 900, तो सरकार को खर्च ज्यादा करना है, सरकार को मिलेगा कम, तो इस वाले बजट को बोलते हैं डेफिसिट बजट। तो आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं, मैं यहां पर लिखकर बता देता हूं। ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट होते हैं बेसिकली, जो कि मुझे आपको अलग से बताने चाहिए। हां जी, लो जी, मैं बताता हूं। एक होता है सरकार का बैलेंस्ड बजट। दोस्तों, बैलेंस्ड बजट बेसिकली वो सिचुएशन होती है जब सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू या रिसिप्ट होते हैं। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर है। एक होता है सरकार का सरप्लस बजट, मतलब फायदे वाला बजट। इसमें सरकार के पास पैसा बच रहा होता है। यह वो सिचुएशन होती है जब सरकार के खर्चे कम होते हैं और रिसिप्ट्स यानी रेवेन्यू ज्यादा होता है। हमारे देश में इन दोनों में से कोई भी बजट नहीं बनाया जाता। हमारे देश का बजट होता है डेफिसिट बजट। तीसरा होता है बजट डेफिसिट या फिर डेफिसिट बजट, एक ही बात है। यह वो सिचुएशन होती है जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, टोटल रिसिप्ट्स कम होती है, यही वाला बनता है। अब बजट डेफिसिट के टाइप्स पढ़ने हैं आपको, मेनली टाइप्स। 3 टाइप का बजट डेफिसिट होता है, यह बताऊंगा आपको। 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, इसके ऊपर पेपर में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, यह ध्यान रखना। ठीक है, यहां से क्लैरिटी समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते रहो, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा कि हां बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट बता रहा हूं। 3 तरीके के होते हैं।
एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे दोस्त, एक सेकंड रुकेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट वो सिचुएशन होगी जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। मान लो ये दिए हुए हैं 100 और रेवेन्यू रिसिप्ट दी हुई है 70, तो रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सिर्फ एक इसका ही डेफिसिट निकालना है, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कम होती है। इसको कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी लिख सकते हैं। समझ गए, मतलब वो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, दूसरे नंबर का डेफिसिट होता है, अब बच्चों को लगता है कि सर जैसे आपने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ाया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ऐसे एक कैपिटल डेफिसिट भी तो होना चाहिए। कैपिटल डेफिसिट, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे कैपिटल रिसिप्ट से, होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है, ध्यान रखना। हितेन प्रजापत, नहीं भाई गलत बोल रहे हो आप, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट है। हां, और कैपिटल डेफिसिट नाम की कोई चीज नहीं है, हम उसको कैलकुलेट ही नहीं करते। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं क्या, देखो जी, हम कैलकुलेट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है, इट इज फिस्कल डेफिसिट। यहां से क्वेश्चन आता है, फिस्कल डेफिसिट क्या सिचुएशन होती है, ये कहता है फिस्कल डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो टोटल रिसिप्ट से। हम बोलेंगे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो टोटल रिसिप्ट से, ये तो ओवरऑल बजट डेफिसिट हो गया, ओवरऑल डेफिसिट हो गया, इसके अंदर आता है ना फिस्कल डेफिसिट। जी हां, ये फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट का नहीं होता, ये फिस्कल डेफिसिट नहीं है। फिस्कल डेफिसिट हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो टोटल रिसिप्ट, लेकिन टोटल रिसिप्ट में उधार नहीं होना चाहिए, डेट का पैसा नहीं होना चाहिए, तो ब्रैकेट में लिख देंगे टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग डेट या फिर बोरोइंग्स, बस इतना ध्यान रखना। ओके, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब बोरोइंग को माइनस करो। कहने का मतलब यह है कि हम ये डेट क्रिएटिंग बोरोइंग वाली कैपिटल रिसिप्ट को हटाना चाहते हैं, यानी जो भी हमारी रिसिप्ट है इसमें से एक बार उधार का पैसा तो हटाकर देखो, उधार का पैसा तो तुम फ्री फंड में ला रहे हो, उसको रिसिप्ट ट्रीट मत करो एक टाइम के लिए, फिर सोचकर देखो नुकसान कितना हो रहा है। हां कुशायदीप समझाऊंगा, फिर सोच के देखो नुकसान कितना हो रहा है, ठीक है, फिर सोच के देखो, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं ऐसे, ये सिंपल फॉर्मूला है, अगर पेपर में ये ना लिखा हो तो आप टोटल एक्सपेंडिचर की जगह लिखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको पता ही होगा, माइनस टोटल रिसिप्ट की जगह क्या लिखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट भी कौन सी, जिसमें उधार ना हो, तो इसको लिखेंगे हम ऐसे नॉन डेट, मतलब विदाउट लोन वाली कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ठीक है जी, ऐसे ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट जब खुलेगी तो ये निशान माइनस में हो जाएगा। और बातें सुनो, देखो जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, सिर्फ इन दोनों को पकड़ो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट,
इन दोनों आइटम की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह मैं रेवेन्यू डेफिसिट लिख सकता हूं। तो इसको ध्यान रखना, किस किस को रिमूव करूंगा मैं अभी बताता हूं आपको। इसमें से इसको और इसको हटाना चाहता हूं मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट को हटाना चाहता हूं मैं, तो फॉर्मूला मॉडिफाई कर रहा हूं। तो इसकी जगह राज्य में क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह रेवेन्यू डेफिसिट। तो मैंने इधर लिख दिया रेवेन्यू डेफिसिट, इससे ये भी गया और ये भी गया। अब क्या बचा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस नॉन दैट कैपिटल रिसिप्ट। ये 3 फॉर्मूला है, घुमा फिरा के जबरदस्ती तीसरा फॉर्मूला बनाया गया है। ये जो तीसरा फॉर्मूला जबरदस्ती बनाया गया है ना, ये इसलिए बनाया गया है कि आपको कंफ्यूज कर सके, वरना रियल लाइफ जिंदगी में ऐसे पंगे लेने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है जी, चलो जी, अब आपको समझाता हूं कुछ जबरदस्त चीज। 12th क्लास में बच्चों ने एक चीज पढ़ी थी, वो लागू होती नहीं होती है। फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट क्यों करते हैं। मान लो तुमने देखा सरकार ने टोटल खर्चा करना है 100 रुपया, ठीक है, ओके। सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट मिलेगी 40 रुपया, कैपिटल रिसिप्ट सिर्फ ये वाली मिलेगी 40 रुपया, तो ये कितना हो गया 80। तो दोस्तों ये टोटल रिसिप्ट है जिसके अंदर लोन शामिल नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो 100 में से 80 गए, 100 में से 80 गए, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट कौन सी गई, ये वाली। 20 रुपए का फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, यानी सरकार को नुकसान हो रहा है 20 रुपए का। जब सरकार को 20 रुपए का नुकसान हो रहा है तो सरकार हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठती। सरकार कहती है हमने सोचा है कि देश में खर्चा करना है तो करना है, खर्चा करना है तो करना है। जो ये 20 रुपए हमें चाहिए वो सरकार लोन पे लेगी। क्या लेगी, लोन पे लेगी, लोन पे सरकार 20 रुपए का उधार ले लेगी। तो राज्य फिस्कल डेफिसिट ही कैलकुलेट इसलिए किया जाता है कि यह पता लग सके कि लोन कितना लेना है। मैं इन सबको हटा देता हूं। चलो जी, तो एक तरीके से मैं यूं बोल सकता हूं, जो ये फिस्कल डेफिसिट है इसके बारे में इधर लिखता हूं, इट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट। फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग रिक्वायरमेंट शो करता है। तुम बोलोगे ना फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किस लिए करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि पता लग जाए कि लोन कितना लेना है। माधव देवी बोल रहे हैं गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी होती है लोन पे। जी हां होती है। इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। जो चीज डिटेल में पढ़ने वाली है वो डिटेल में पढ़ा रहा हूं। जो थ्योरी के नाम पढ़ने होते हैं बस वो वैसे ही पढ़ा दिए हैं। पढ़ाने का अपना तरीका सीधा एग्जाम ओरिएंटेड है, समझे। चलो जी, तीसरे नंबर का डेफिसिट सरकार, पहला हो गया रेवेन्यू, दूसरा हो गया फिस्कल, तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। बस ये बहुत आसान है। प्राइमरी डेफिसिट तब कैलकुलेट करते हैं जब एक बार फिस्कल डेफिसिट आ जाए। तो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू में से आप इंटरेस्ट माइनस कर दो जितना पे कर रहे हो प्रीवियस लोन्स पे। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन, आप मतलब सरकार। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो प्राइमरी डेफिसिट होगी। यानी एक इंटरेस्ट भी नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस है, इंटरेस्ट से कुछ प्रोडक्शन नहीं होता। तो एक बार ऐसा डेफिसिट कैलकुलेट करके देखो जो जेन्युइन हो। तो प्राइमरी डेफिसिट इसलिए कैलकुलेट करते हैं। हाँ अमन भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिर वो हो गया। ठीक है जी, तो ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं इसके बेसिस पर आपसे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना आएगा, तो वो देख लेते हैं न्यूमेरिकल कैसा कैलकुलेट करना आएगा। लो जी, एक क्वेश्चन आपके सामने ये रखा हुआ है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, मैं पोल भी चालू कर देता हूं। लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट वो सिचुएशन होती है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, बस
यहां एक्सक्लूडिंग बोरिंग फोरिंग कुछ नहीं करते, ऑफ अ गवर्नमेंट एंड इट्स डेट सर्विस पेमेंट। डेट सर्विस पेमेंट मतलब अब वो डेट के लिए पे भी करेगा। तो बताओ तुमने जो भी सीखा है यहां से, तो तुम्हें क्या आंसर यहां पर दिखाई देता है? दिस इज द पोल जो मैंने चालू कर दिया है, आप इसका आंसर दो फटाक से। अभी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जय यदुवंशी, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। डिफरेंस बिटवीन बजट डेफिसिट एंड इट्स डेट सर्विस पेमेंट। यहां पर ये टेबल फालतू में दिए, टेबल का कोई लेन देन नहीं है, टेबल का कोई लेन देन नहीं है। ये टेबल आपको गलती से दे दी है, टेबल का इधर कोई लेन देन नहीं है। देखो जी, बजट डेफिसिट में से आप डेप्ट सर्विस पेमेंट माइनस कर दो। देखो ना, डेप्ट सर्विस पेमेंट क्या होती है? सरकार को लोन चुकाना है, तो पहले तो यहां से एक्सक्लूड करो बोरोइंग। तो बजट डेफिसिट में से अगर डेट पेमेंट कर दिया, मतलब डेट माइनस कर दिया, तो ये तो फिजिकल डेफिसिट हो गया। और डेट की सर्विस में इंटरेस्ट भी आता है, यहां से इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, तो अब ये बन गया प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कहां लिखा है? सी पे लिखा है, सी वाला आंसर होगा। किस लिए आंसर हुआ? बजट डेफिसिट में से डेट सर्विस पेमेंट माइनस करनी थी, एक मुश्किल लैंग्वेज थी, इसको यहीं क्रैक कर लिया, इससे ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो सी वाले के साथ जाएंगे। नीलेश, आलोक और हितेन जल्दी जल्दी आंसर दे पाए हैं। मैं यहां से आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, दोस्त, इसमें है ना रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे हम। क्या कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। इधर अगर आपको दिखाई थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन आप देख लो रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, ये हम निकालेंगे। यहां पोल भी चालू कर देता हूं। पीछे एक टेबल दी है, उससे रेवेन्यू डेफिसिट आरडी, आरडी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये कैलकुलेट करेंगे। आप भी साथ साथ करो। इस पूरी टेबल में देखो रेवेन्यू रिसिप्ट तो ये मिल गई, आर आर, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां है भाई साहब? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं लिखा है? ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट। जल्दी से करके बताएंगे फटाक से, अपना दिमाग लगाओ फटाक से। मैंने चीजें आपको दिखा दी है। व्हाट विल बी द रेवेन्यू डेफिसिट इन दैट केस? मतलब ऑप्शन मैंने वहां दिखा दिए थे आपको। बहुत इजी जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 24,500 है, रेवेन्यू रिसिप्ट 20,000 है, तो क्या करेंगे? ये 24,500 माइनस 20,000, बहुत आसान है, 4,500 आंसर आ रहा है। ये लिखा है सी पे, सी वाला विल बी द राइट ऑप्शन, सी ठीक कर देंगे। अगले पे जाएंगे। नरुतो, अल्पोन, लवेश और आलोक ने जल्दी आंसर दिया है। अगला बोल रहा है भैया फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करो। फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें से मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग वाला भी लगा सकता हूं, लेकिन अपने पास अभी रेवेन्यू डेफिसिट आ चुका है, तो मैं रेवेन्यू डेफिसिट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ये वाला देखो, ये वाला रेवेन्यू डेफिसिट आ चुका है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट माइनस करनी है। प्लस करूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस करूंगा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इसका अमाउंट ढूंढ लो। पोल चालू है क्या? पोल चालू कर देता हूं। इसका अमाउंट ढूंढ लो पिछले क्वेश्चन से।
रेवेन्यू डेफिसिट जो आया था वो तो 4500 था, तो सीधा सीधा रेवेन्यू डेफिसिट की जगह मैं 4500 लिख दूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ढूंढेंगे सबसे पहले। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लिखा, कैपिटल अकाउंट का खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 26,000, इसकी जगह लिखूंगा 26,000। फिर नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट दी है क्या, मतलब बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। ठीक है, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो ये बोरिंग नहीं होनी चाहिए, इसको नहीं देखेंगे। देखो जी, सरकार को मिली है रिकवरी ऑफ लोन 1500 की। क्या मिली है सरकार को? रिकवरी ऑफ लोन 1500 की। तो मैं यहां लिख दूं 1500 की। देखो, सरकार को दो तरीके की रिसिप्ट मिलती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। अगर आपको अदर रिसिप्ट भी गिवन हो, अदर रिसिप्ट, तो अदर रिसिप्ट भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होती है। अदर रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि सरकार का रेलवे डिपार्टमेंट है, सरकार वहां पर कोई फीस चार्ज कर रही है, तो म्यूजियम में जा रहे हो घूमने, सरकार वहां पर कोई टिकट चार्ज कर रही है, तो वो अदर रिसिप्ट होती है। तो इस क्वेश्चन में एक अदर रिसिप्ट भी गिवन है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन था इसलिए करवा भी रहा हूं। अदर रिसिप्ट ये रही 5000 की, इसको भी मैं कैपिटल रिसिप्ट में डालूंगा। इससे उधार भी नहीं चल रहा भैया, रेलवे की टिकटें बिक रही हैं, ठीक है ना। चलो जी, 5000 और ये 6500 हो गया, जोड़ के यहां से 6500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 26,000 और 4000 30,500। 30,500 में से ये माइनस कर देंगे, 24,000 आंसर आएगा। ये आंसर जैसा पढ़ाया था उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, एक ही क्वेश्चन था ऐसा, इसके अलावा नहीं मिलेगा आपको। आओ जी आओ, बी वाले के साथ जाएंगे और यहां पर तनिष्का, अल्पोन और फरहान ये टॉपर है। थर्ड नंबर पे पूछा है जी प्राइमरी डेफिसिट निकालो, तो प्राइमरी डेफिसिट निकलता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट अभी आपका 24,000 आया है, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। पोल में चला देता हूं, ये लिखी लास्ट में इंटरेस्ट पेमेंट 2000 की। $24,000 में से 2,000 गए तो 22,000, 22,000 कहां लिखा है? ये लिखा 22,000, सी वाले के साथ जाएंगे, यही आंसर है। अल्पोन, नीलेश और फैजान, वेरी गुड भाई। अब देखिए, अब लास्ट क्लास के कुछ और भी चीजें थी जो हम कर लेते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना पता है कितना नहीं पता। जब बजट का डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं तो उसके साथ हम FRBM एक्ट के अंडर में भी 2 डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। कौन सा एक्ट है? फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन से ईयर में यह पास हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से ईयर में यह पास हुआ था, ठीक है। तो इस एक्ट के अनुसार हमें कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं? 2 डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों। एक देश का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की स्टेटमेंट देनी होती है, कितनी पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब, नेशनल इनकम, और एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। सरकार फिस्कल पॉलिसी कैसा बनाना चाहती है उसकी स्ट्रेटेजी की भी स्टेटमेंट बना के देनी होती है। ये दोनों आते हैं, ठीक है। हां जी बिल्कुल सही, ये एक्ट 2003 में पास हुआ था, ठीक है। तो डी वाले के साथ जाएंगे, डी वाला राइट आंसर है। नवरीत, ज्ञानेंद्र, फैजान और चंदू भाई। एक और, आरबीआई ने एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम चलाई थी, यानी अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जगह छोटे मोटे हमारे और तुम्हारे जैसे बंदे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं आरबीआई से। रिटेल मतलब स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हम इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं। तो इस एमसीक्यू से क्या पता चलता है कि जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम थी, इट इज स्टार्टेड बाय आरबीआई। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिल्कुल सही बात है। इट फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक इजी, ये आसान बनाता है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर देगा, ये बात भी ठीक है।
और डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इससे देखो दो बातें सही है, तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज की बात तो यहां पर हो ही नहीं रही है, सिक्योरिटीज की बात हो रही है। ठीक है, तो दो बातें सही है, तो देख लो ए एंड बी आर करेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी के साथ मैं जाना चाहूंगा। देखते हैं कितने बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं यहां पर। वेरी गुड, नरूतो, करण और प्रीत रावल, दीज आर द टॉपर्स। ठीक है जी, अब शुरू होती है दोस्तों, ये ओवरव्यू हो गया एक तरीके से, यूनिट 3 खत्म हो गई। अच्छा मुस्कान बताओ, टाइप करो। ठीक है, अब हर्ष जांगीर सुनो, अब शुरू हो रही है आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम है फिस्कल पॉलिसी। यूनिट 4 में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो कुछ बेसिक्स बताऊंगा, बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करूंगा। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी पहले ही समझा चुका हूं, दोबारा रिपीट करूंगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी में एक यहां कुछ एडिशन है, पहले कुछ बोल रहा था अब कुछ और बोल रहा है। ठीक है, फिर फिस्कल पॉलिसी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटी और लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये 6 इसके पार्ट है, आधा हम आज कर लेंगे, आधा अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, 2 क्लास तक ये टॉपिक जाएगा, तो बेसिक्स पहले मैं समझा ही दूं आपको, देख लेना दोस्तों। देखो जी, मैंने समझाया था कि फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें सरकार टैक्स को और अपने खर्चे को इंक्रीज डिक्रीज करती है। यह बेसिक 11वीं 12वीं तक यही समझाया जाता है, और जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की तो मैंने भी यही समझाया। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर रही है तो मतलब फिस्कल पॉलिसी यूज कर रही है, टैक्स रेट को इंक्रीज डिक्रीज कर रही है तो मतलब फिस्कल पॉलिसी यूज कर रही है। लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हो तो यहां डेट की बात भी कर लेते हैं। गवर्नमेंट का उधार लेना भी फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। सरकार पैसा उधार लेती है तो उधार लेना भी फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। तो फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार इन तीनों के अमाउंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। लेकिन क्यों करेगी सरकार? हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए ऐसा करेगी। देखो ना, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस NX। सरकार ने अगर अपना खर्चा बढ़ा दिया तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी ना, खर्चा कम कर दिया तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से तो ऐसे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। अब जो टैक्स होता है इससे सीधा हाउस होल्ड पे इफेक्ट पड़ता है। सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो जनता को सब महंगा लगेगा, जनता खुद कम डिमांड करेगी, तो ऐसे ही डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही वाली बात कर रहा हूं मैं आपसे। सरकार लोन लेगी कहां से? कहीं से भी लोन ले सकती है, इंटरनली एक्सटर्नली। मान लो कहीं से भी लोन लिया तो लोन को भी तो खर्च करेगी सरकार, तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो देश में आउटपुट भी बढ़ेगा, लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो प्रोड्यूसर आउटपुट बढ़ा देंगे, आउटपुट बढ़ाने के लिए नौकरियां भी बढ़ेंगी। तो एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इन सबको बदलने की जो पॉलिसी होती है उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो प्यारी सी लैंग्वेज में मॉड्यूल की भाषा में लिखा है, देखोगे आप, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड बोरोइंग। इन 3 चीजों का यूज करना किस पर्पस के लिए? पर्पस क्या है? टू इन्फ्लुएंस बोथ, 2 चीजों का इन्फ्लुएंस करना। एक तो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया बिजनेस एक्टिविटी। सरकार देश के अंदर बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है, कई बार किसी बिजनेस को गिराना भी चाहती है, जिस पे गिराना चाहती है उस पे टैक्स ज्यादा लगा देगी। तो एक ये प्रमोट करना है, और दूसरा लेवल ऑफ ग्रोथ देखना है, एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का। इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए सरकार अगर इन 3 चीजों में बदलाव करती है तो उस बदलाव को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी का ही दूसरा नाम है, इसको बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, जो कल बन चुकी है। बजटरी पॉलिसी बजट बनाने का ही काम है एक तरीके से। ठीक है, दिस इज बजटरी पॉलिसी। अब बताता हूं दोस्त, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेनली। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो जी, पूरे वर्ल्ड में सभी देशों में कुछ मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं फिस्कल पॉलिसी बनाने के। पूरे वर्ल्ड में सभी देशों के, सभी देश चाहते हैं कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, तो इस तरीके से सरकार खर्चा करे
कि लोगों को नौकरियां मिले, प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हो, प्राइस स्टेबल रहे, ज्यादा इन्फ्लेशन ज्यादा डिफ्लेशन ना रहे, और जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक्सेलरेट होता रहे, ग्रोथ रेट बढ़ती रहे। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ता रहे, और इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल रहे, मतलब अमीरी और गरीबी का गैप कम रहे। ये पूरे वर्ल्ड में सभी देशों की फिस्कल पॉलिसी के कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री ये सोचती हैं कि भैया हमारी ज्यादा प्रायोरिटी, इनकी ज्यादा प्रायोरिटी दो चीजों पे होती है। किस चीज पे? स्टेबिलिटी और इक्वालिटी पे। ये डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं, यानी डेवलप्ड नेशन यूएसए की तरह जो होते हैं, ये कहते हैं कि हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी अचीव्ड है, ठीक है, हमारे देश में भसूड़ा पड़ता है सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी का, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रिसेशन वगैरह आते रहते हैं, इस पे ध्यान देना है, और इक्विटेबल पे। ग्रोथ भी हमारी कंट्री ने कर ली है, जबरदस्त ग्रोथ है, तो इस पे ध्यान देते हैं। और इंडिया, चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्रीज, हम किस पे ध्यान देते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी के बढ़ने, एम्प्लॉयमेंट पे और इक्विटी पे। तो ध्यान देना, पूरे वर्ल्ड में फिस्कल पॉलिसी के कॉमन ऑब्जेक्टिव ये वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस कम है, बल्कि इस पे आने के चांस ज्यादा है। डेवलप्ड नेशन इन सब में से ज्यादा फोकस किस पे रखता है? स्टेबिलिटी और इक्वालिटी पे। कौन सी? प्राइस स्टेबिलिटी और इक्वालिटी पे। और हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन किस पे फोकस रखते हैं? ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी। ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी, इन पे फोकस रखते हैं। तो अलग अलग तरीके से बता भी दिया, ठीक है जी, ओके। अब देखो दोस्त, ये डेफिनेशन दी हुई है फिस्कल पॉलिसी की मॉड्यूल में, ये डेफिनेशन दी हुई है, ध्यान रखना। लेकिन जब बात आती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं, तो 1 2 3 नहीं, 4 बता रखे हैं लपड़े ने, 4 बता रखे हैं। तो बोलता है फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है सरकार का खर्चा, दूसरा होते हैं टैक्स, तीसरी होती है बोरोइंग यानी पब्लिक डेट, ये तो पढ़े ही थे। चौथा होता है गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट तो वैसे ही हो गया, जब ये तीनों है तो वो गवर्नमेंट बजट ही है, लेकिन इसने लिखा है तो तुम भी मानोगे, पेपर में आ सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो ये 4 याद रखने हैं, ठीक है। अंशुल सिसोदिया सर, क्या हाल चाल है? सिद्धार्थ भाई, आपकी कृपा है। हां, अनु गोस्वामी, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स, तो ये तो मैं पहले बता चुका हूं आपको पिछली क्लासेस में। फिस्कल पॉलिसी 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसका पर्पस होता है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना, देश में डिमांड को बढ़ाना, मतलब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वो होती है जिसका पर्पस होता है देश में एग्रीगेट डिमांड को कम करना। अब दोस्त, एग्रीगेट डिमांड को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए हमारे पास 2 हथियार हैं। या तो तुम देश में टैक्सेस कम कर दो, लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, वो डिमांड ज्यादा कर लेंगे, या सरकार देश के अंदर खर्चा ज्यादा करने लग जाए। सरकार खर्चा कर रही है तो देश का टोटल खर्चा बढ़ रहा है ना, सरकार भी तो देश का हिस्सा है। और एग्रीगेट डिमांड कम कैसे होती है? 2 तरीके हैं, या तो तुम टैक्स को बढ़ा दो, सब लोगों पे टैक्स ज्यादा लगाओगे, लोग कम खर्चा करेंगे, और सरकार भी खर्चा कम करेगी तो देश का खर्चा इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस वाली स्लाइड से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा, भेजे में घुसा लो इस बात को, जो यहां लिखूंगा पेपर में क्वेश्चन आएगा। हाँ जी। लेकिन सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज कहां करती है? भाई साहब, जो ये मैटर बताया है इसको यूज कहां करेगी? भाई साहब, सरकार डिमांड को बढ़वाना कब चाहेगी? सरकार डिमांड को तब बढ़वाना चाहेगी जब सरकार को लग रहा होगा कि देश में डिमांड बहुत कम है। देश में डिमांड बहुत कम कब होती है? जब रिसेशन होता है। कब? रिसेशन। तो कुछ वर्ड लिखे मिलेंगे आपको, यहां लिखता हूं। अगर देश में डिफ्लेशन चल रही हो, मतलब प्राइस लेवल बहुत कम हो, प्राइस लेवल बहुत कम है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्चने के लिए। कैसे? जब प्राइस लेवल बहुत कम होता है तो सेलर का माल कम बिक रहा है, कम बिक रहा है तो वो आउटपुट भी कम प्रोड्यूस करते हैं, तो लोगों की नौकरियां चली जाती हैं,
देख रहे हो, सस्ता होने के बाद भी लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि नौकरी नहीं है, पैसा ही नहीं है। ऐसे में सरकार डिमांड बढ़ाना चाहेगी, खुद खर्चा करेगी और लोगों को टैक्स कम करेगी। या फिर लिखा हो सकता है रिसेशन चल रहा हो, या रिसेशनरी गैप बोल दो, ये वाला वर्ड लिखा होगा रिसेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप, ऐसा कुछ लिखा हो तो सरकार ये हथकंडे यूज करेगी। लेकिन इसको यूज कब करेगी, इनको यूज कब करेगी सरकार, जब देश में इन्फ्लेशनरी गैप चल रहा हो, मतलब महंगाई चल रही है बाबा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन चल रहा हो, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में महंगाई चल रही है। महंगाई क्यों चलती है, पहले देखो टमाटर महंगे क्यों हुए। टमाटर 120 रुपए किलो है, पता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन एक कारण यह भी हो सकता है कि उसकी डिमांड ज्यादा है। बहुत सारे रीजन में एक डिमांड ज्यादा है, तो जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है जनरली इन्फ्लेशन तभी ज्यादा होती है, तो सरकार डिमांड गिरा देगी। डिमांड गिरा देगी कैसे, लोगों से बहुत सारा टैक्स चार्ज करेगी और खुद का खर्चा भी कम कर देगी। जब लोग खरीदना ही नहीं चाहेंगे तो दुकानदार जबरदस्ती रेट कम कर देंगे। वेरी गुड अंशुल भाई, इस स्लाइड से पेपर में क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो। और इसका कंटेंट बहुत सारा लिखा हुआ है, जितना मैंने समझा दिया ना आपको यही, इसको बहुत सारी थ्योरी में लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहले बोलता है भैया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में। यह फिस्कल पॉलिसी वो होती है जिसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जाए जब इकोनॉमी फंसी हो, कहां, रिसेशन में, डिफ्लेशन में, या फिर एक वर्ड और यूज कर देते हैं यहां पर, कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का लेवल बहुत ही ज्यादा गिर रहा है, तो सरकार इससे निकालने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करेगी। तो यहां वर्ड भी यूज किया सरकार के लिए, इट इज डिजाइन, ये पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी डिजाइन की गई है टू स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रभावित करना, टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शनरी फेज, जब इकोनॉमी डाउन जा रही है तब। कैसे करेंगे, इंक्रीज इन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, सरकार खुद का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी और टैक्स रेट को कम कर देगी। बस बाकी की स्टोरी यही लिखी हुई है कि एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या होगा, सारा सिस्टम यही लिखा हुआ है। और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को शॉर्ट में EFP लिख दिया है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसको मैंने यहां पर भी यूज किया है, EFP, ध्यान रखना। बस यही चीज है, आप एक बार रीड भी कर लोगे तो कुछ कम नहीं होगा आपका, ठीक है। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं कि रीड आपको ऐसे करना है इसको, बाकी रीड करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोल दिया वही काम की चीज है आपके। चलो जी, अगला कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, CFP। ये कब होती है, जब देश में इन्फ्लेशन चल रही होती है, तो डिमांड कम करवाने की पॉलिसी होती है। ऐसे में सरकार डिक्रीज करेगी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, देश का टोटल खर्चा गिराने के लिए खुद का खर्चा गिरा देगी और टैक्स बढ़ा देगी। फिर ये लिखा हुआ है कि टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, और CFP से कौन ठीक होगा। ठीक है जी, ओके। तो ये आपको रीड करना है, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको यहां पर रीड कराया है, बाकी नोट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, यश कर रखा है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। थ्योरेटिकल मतलब एक ऐसी आम बात करते करते गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इस मॉड्यूल ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से बाबा वो 3 पार्ट, वो देख लो। आम बात में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यह समझाता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है ना। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा खर्च करती है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार के 3 तरीके के बोल रखे हैं। एक होते हैं करंट एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर मतलब जो डे टू डे खर्चे होते हैं। दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिसमें सरकार कोई मशीन खरीदती है, इक्विपमेंट खरीदती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाती है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। और तीसरे नंबर के होते हैं ट्रांसफर पेमेंट, हम जैसे लोगों को दान पुण्य कर देती है सरकार, कोई सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो जो ट्रांसफर पेमेंट होता है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। नेशनल इनकम के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा
गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, मतलब जो ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम होती है वो नेशनल इनकम में होती नहीं है। हां शिवानी रावत, ये चैप्टर इसी साल ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के इनकम जनरेटिंग एक्सपेंडिचर है कुल मिला के, यानी ऐसे खर्चे हैं जिससे कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होती है, किसी ना किसी को पैसा मिलता ही मिलता है, ठीक है जी। ओके, ये 3 पार्ट बताए हुए हैं जो आपके काम के हैं। अब फिर से इसने वही बकलोली मारी है, कहता है जब देश में रिसेशन चल रहा हो तो सरकार क्या करती है, और जब इन्फ्लेशन चल रहा हो तो सरकार क्या करती है। भाई इन्फ्लेशन चल रहा हो तो सरकार यहां पर डिमांड को कम करवा देगी, डिमांड को कम करवा देगी। कैसे? तो सरकार यहां पर अपने खर्चे कम कर देगी और टैक्स बढ़ा देगी। पूरा प्रोसेस समझा रखा है। कहता है इन्फ्लेशन चल रही हो तो इन्फ्लेशन की सीवियरिटी यानी इसकी खतरनाक इंपैक्ट को कम करने के लिए सरकार प्राइस को डाउन करना चाहेगी। इसके लिए सरकार अपने खर्चे कम करेगी, इससे टोटल इनकम देश की या टोटल खर्चा देश का कम हो जाएगा, और जो एक्सेस डिमांड थी वो डाउन हो जाएगी, यानी एडी कम हो जाएगी। और रिसेशनरी सेशन में सरकार यहां पर बहुत सारे खर्चे करेगी, तो इनिशिएट फ्रेश वेव ऑफ पब्लिक वर्क, अपना नया नया खर्चा चलाती रहेगी, बहुत सारे सड़क बनवा देगी, बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज फार्मर को दे देगी, पोर्ट बना देगी, इलेक्ट्रिफिकेशन कर देगी, नए नए जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगी जहां पर नहीं थी। तो सरकार खर्चे पे खर्चा करती रहेगी, इसलिए ताकि सरकार के खर्चे की वजह से देश का टोटल खर्चा तो बढ़ जाए। कैसे 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 भाई तुम जानते हो ना, एडी होता है CIGNX। तो जब सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो देश का टोटल खर्चा भी तो बढ़ेगा, तो बस उसी सेंस के अंदर, ठीक है। किसी भी बात को कभी भी कुछ भी रिपीट करने लग जाता है ये। अब भाई देखो एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन पढ़नी जरूरी है। फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट फाइंड रिसोर्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग रिसेशन। ये पॉइंट समझना जरा। मान लो देश के अंदर रिसेशन चल रहा है, ये लो जी सिचुएशन आई है, ये रही, देश में रिसेशन चल रहा है। सरकार क्या चाहती है यहां पर, सरकार चाहती है खर्चा बढ़ा दे, राइट। सरकार यही चाहती है ना, खर्चा बढ़ा दे, खर्चा बढ़ाना चाहती है सरकार, और टैक्स ले नहीं रही लोगों से। अबे जब लोगों से पैसा नहीं लेगी तो खर्चा कहां से बढ़ाएगी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि रिसेशन के केस में सरकार खर्चा कहां से बढ़ाएगी, माल लाएगी कहां से। जब लोगों से टैक्स नहीं ले रही तो माल कहां से लाएगी। तो भैया यहां पर यही बताया हुआ है, जब लोगों से टैक्स नहीं ले रही तो माल लाने का जो सरकार के पास साधन है वो है उधार लेना। बजट में डेफिसिट दिखाएगी सरकार, ठीक है। देखो जी, रिसेशन के केस में सरकार अपना खर्चा बढ़ाना चाहती है, तो उसके पास सोर्स क्या है कि वो टैक्स इंक्रीज कर दे। लेकिन टैक्स इंक्रीज करना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अबे टैक्स इंक्रीज कर देगी तो लोगों के पास तो पैसा ही कम बचेगा, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो वो एग्रीगेट डिमांड को भी ले डूबेंगे। देखो ना, रिसेशन से या तो सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, टैक्स ज्यादा वसूल सकती है। लेकिन यहां पर टैक्स वसूलना इफेक्टिव नहीं होगा, टैक्स वसूलने से वापस एडी कम हो जाएगी। और सरकार यह सब किस लिए कर रही है, रिसेशन से उभारने के लिए, यानी सरकार देश में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहती है, इसलिए तो कर रही है। तो इसलिए यह तरीका सही नहीं है। सरकार टैक्स यहां पर इंक्रीज नहीं करती, सरकार बल्कि टैक्स को डिक्रीज करती है। क्या करती है, टैक्स को डिक्रीज करती है, ठीक है, डिक्रीज करती है। तो सरकार को करना क्या चाहिए इसके अलावा, सरकार कहती है कि हमें एडिशनल पैसा लाने के लिए या तो उधार ले लेना चाहिए। उधार कहां से लेती है सरकार भाई, इंटरनली भी ले सकती है और एक्सटर्नली भी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा छाप दो। एक्स्ट्रा पैसा छापने को बोलते हैं मोनेटाइजेशन, क्रिएटिंग ऑफ एडिशनल मनी फॉर टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर। सरकार के खर्चे को फाइनेंस करने के लिए एडिशनल मनी प्रिंट कर दो। लेकिन यह तरीका बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होता, इसलिए सरकार इसको कम करती है और इसको ज्यादा करती है। तो फिर यहां पर एक वर्ड लिखा है क्राउडिंग आउट, ये आगे बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी समझा नहीं रहा, इसके ऊपर पूरा टॉपिक आएगा, ठीक है जी। चलो जी, अभी तुमने सरकार के खर्चे के बारे में पढ़ लिया, पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे। दूसरा दिया हुआ टैक्स के बारे में।
अबे ये सब बता चुका हूं मैंने, जो तुम्हें यहां बता दिया ना, यहां बता दिया, यही सब कुछ है। इसके पीछे इतनी सारी थ्योरी लिखी हुई है, वही पढ़ा रहा हूं बस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ लिया कि होता क्या है, अब टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं भैया। टैक्स के बारे में कुछ डिटेल दे दो, ठीक है जी, टैक्स के बारे में डिटेल दे देते हैं। कहते हैं टैक्सेशन पॉलिसी सरकार क्यों यूज करती है, देश में स्टेबिलिटी लाने के लिए। कहता है टैक्स एक फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है जिससे सरकार का रेवेन्यू भी बदल जाता है और टैक्स रेट भी बदलती है। हां, सरकार का रेवेन्यू भी बदल जाता है। सरकार अगर टैक्स बढ़ाएगी तो सरकार को ज्यादा पैसा आएगा, कम कर देगी तो कम पैसा आएगा रेवेन्यू के तौर पे, है ना। ये दो चीजें। अब ऐसा क्यों करती है सरकार, ये लोगों का प्राइवेट खर्चा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या फिर एनकरेज करने के लिए ऐसा करती है। मान लो सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो लोगों का खर्चा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसलिए सरकार ऐसा करती है। किस चीज पर खर्चा, चाहे वो कंजम्पशन पे हो या इन्वेस्टमेंट पे हो, ठीक है। टैक्स डिसाइड करता है, टैक्स डिटरमाइन द साइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। मान लो, देखते हैं, एक बंदे की इनकम है 100 रुपया, इस पर टैक्स लग गया 6 रुपए का, तो 94 इसकी डिस्पोजेबल इनकम, राइट। अब 100 रुपए पे 6 का टैक्स नहीं है, 16 रुपए का टैक्स है, तो अब उसकी डिस्पोजेबल इनकम 84 है। तो टैक्स डिसाइड करता है उसकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी या कम होगी, तो टैक्स की वजह से डिसाइड होगा साइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। और इनकम की वजह से देश में एग्रीगेट डिमांड डिसाइड होती है। इनकम ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, राइट। तो विच विल डिटरमाइन द एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड अगर बहुत ज्यादा हुई तो इन्फ्लेशनरी गैप, एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हुई तो डिफ्लेशनरी गैप। समझ रहे हो। तो टैक्स का इतना बड़ा रोल है कि टैक्स इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब रिसेशन और डिप्रेशन, यानी इकोनॉमी के डाउनफॉल में, जब इकोनॉमी डाउनफॉल की सिचुएशन में है, नीचे गिर रही है, जहां पर डिमांड बहुत कम हो गई है, चाहे रिसेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, दोनों में डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो टैक्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं भाई साहब। टैक्स को रिड्यूस करना पड़ता है, टैक्स कम करना पड़ता है ताकि लोग ज्यादा पैसा खर्च करें, और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे चाहे कंजम्पशन पे या इन्वेस्टमेंट से, इससे देश में डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में उल्टा करते हैं। इन्फ्लेशन क्यों आई है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सरकार यहां पर क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी। तो कहते हैं नए नए टैक्स लेवाई किए जाते हैं और जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है उसको रेज कर दिया जाता है। टैक्स रेट बढ़ा देंगे और नए नए टैक्स लॉन्च कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी और ये अपना परचेजिंग पावर वाइप ऑफ कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। इनके पास खर्च करने के लिए पैसा जो होगा वो कम बचेगा, दैट्स इट, ठीक है। कितना टैक्स बढ़ाना है, कितना कम करना है, यानी एक्सटेंट ऑफ टैक्स रिडक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, कितना टैक्स रिड्यूस करना है या फिर कितना इंक्रीज करना है, यह डिपेंड करता है साइज ऑफ रिसेशनरी गैप और मल्टीप्लायर पे। मल्टीप्लायर का टॉपिक चैप्टर नंबर 8 में आएगा, ठीक है भाई। कितना रिसेशनरी गैप है, कितना इन्फ्लेशनरी गैप है, वो भी लिखा होना चाहिए था यहां पर। इन्फ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप के लेवल पे डिपेंड करता है कि कितना टैक्स इंक्रीज करना है और कितना टैक्स डिक्रीज करना है, ठीक है जी। देखो जी, दोबारा वापस देखो उस्ताद, इस चैप्टर में बात कही गई है फिस्कल पॉलिसी के अंदर 3 चीजों को बदला जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसकी डिटेल देख ली, टैक्स, इसकी डिटेल देख ली। अब ये बोरोइंग है, बोरोइंग को बोलते हैं पब्लिक डेट। पब्लिक डेट की डिटेल देख लो, पब्लिक डेट की डिटेल। वैसे तो डिटेल 4 चीजों की बता रहा है ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट है ना, 1 2 पढ़ लिए, तीसरा पब्लिक डेट है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। पब्लिक डेट क्या होता है, कहां से सरकार पैसा लाती है, आपको मैं बता देता हूं। पहले मुझे ही बताने दो, मैं आपको पहले नॉर्मल भाषा में एक्सप्लेन कर दूं। देखो जी, जो पब्लिक डेट होता है ये देश के अंदर से भी लिया हो सकता है और देश के बाहर से भी लिया हो सकता है। आपको पता है ना, देश के अंदर से लोन लिया जाएगा तो उसको कौन मैनेज करेगा, आरबीआई। देश के बाहर से लोन लिया जाएगा तो उसको कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। तो गवर्नमेंट आउटसाइड
सोर्सेस से भी पैसा ले सकती है और अपने देश के लोगों से भी पैसा ले सकती है। तो मैं आपको ये इंटरनल डेट एक बार ढंग से पढ़ाऊंगा। इसके लिए आपको शांति रखनी होगी। बहुत बड़ा नॉलेज लेवल आपका इंप्रूव होने वाला है। यहां पर बहुत बड़ा नॉलेज लेवल इंप्रूव होने वाला है। इंटरनल डेट, सरकार लोन कैसे लेती है, यह पढ़ोगे तो बहुत कुछ जान लोगे। उससे पहले लेकिन मैं चाहूंगा कि एक एमसीक्यू कर लो आप, आपको थोड़ी शांति भी मिलनी चाहिए। ये लो जी, क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल ऑफ फिस्कल पॉलिसी कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल ऑफ फिस्कल पॉलिसी है, आप एक बार इस पोल को भर लो, थोड़ी सी शांति मिल जाए आपको, फिर कराता हूं। अंतरिक्ष कह रहे हैं बॉन्ड इश्यू करके सरकार लोन लेती है। ढंग से बताऊंगा अभी, बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी आपको। पीयूष कुमार प्रजापति, यूनिट 4 चालू हो गई है। यूनिट 4 ही है ये। देखो भैया देखो, यहां पर सभी ऑप्शन में लिखा है, कहीं पर टैक्स को कट किया जा रहा है, कहीं पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जा रहा है, कहीं पर टैक्स को इंक्रीज भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस भी कर रहे हैं। और सबके पर्पस ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को या लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को कंट्रोल करने का है। तो ये सभी फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमने पढ़ा है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही फिस्कल पॉलिसी हैं। वेदांत, फरहान और राहुल सरफ, दीज आर द टॉपर्स। चलो ये भी बता दो मुझे कि रिसेशन चल रहा है तो फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए रिसेशन चल रहा है तो। भैया देखो, रिसेशन चल रहा है मतलब डिमांड बहुत कम है, तो डिमांड बढ़वाने की पॉलिसी होनी चाहिए। डिमांड बढ़वाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टैक्स को कम कर सकते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ज्यादा कर सकते हैं। यही समझाया था मैंने, यह जहां लिखा है उसको देख लो। टैक्स कम करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है। तो यहां लिखा है इंक्रीज टैक्स, गलत हो गया, ठीक है। यहां भी लिखा है इंक्रीज टैक्स, यह भी गलत हो गया। यहां लिखा है डिक्रीज टैक्स, एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ डिक्रीज टैक्स लिखा है। हां, तो इससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, वो डिमांड ज्यादा करेंगे, एडी बढ़ जाएगी। बी वाला सही ऑप्शन होगा। करण, फरहान, लवेश, चलो जी। ये पूछ लिया फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू, फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन दे दो यहां पर। तो फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड बोरोइंग, अच्छा, टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही वाला सही आंसर है। क्यों, ये शुरू में जब मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहां पर इन तीनों को मैंने नोट्स की तरह लिखा। देखो मॉड्यूल में तो ऐसे लिखा है, मॉड्यूल में ऐसे लिखा है जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कैसे लिख कर दिया है आप देखिए जरा। मैंने आपको ऐसे लिख कर दिया है, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड बोरोइंग, समझ रहे हो, टू इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एग्रीगेट डिमांड। राइट, वहां पर आधा ही था तो आधे से हमने काम चलाना है।
इधर अपना ए वाला आंसर बन जाएगा। अल्पोन, नरूतो, नीलेश और अक्षत पटेरिया। वेरी गुड। अच्छा जी, चलो जी इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है इफ रियल जीडीपी इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्लाइनिंग, कहता है देश का जीडीपी कम हो रहा है एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, जीडीपी कम हो रहा है। जीडीपी मतलब आउटपुट कम हो गया। अरे आउटपुट कम हो गया, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो आउटपुट कम होने का रीजन क्या है? लोग सामान नहीं खरीद रहे, डिमांड कम है, तो इसका मतलब देश रिसेशन में है। ऐसे में देश में तुम डिमांड बढ़वा दो। डिमांड बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो टैक्स को कम कर दो या सरकार अपना खर्चा खुद बढ़ा ले। ये मेजर है इसके लिए। तो ये कहीं लिखा है क्या? ये लिखा टैक्स को कम कर दो, डिक्रीज इन टैक्स, और इंक्रीज कर दो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अरे मैंने बोल रखा है आपको, एक स्लाइड में मैंने लाख दुखों की एक दवा दे दी। कौन सी है वो स्लाइड? कौन सी है वो स्लाइड? देखो, लाख दुखों की एक दवा लिखी है यहां पर। इसमें से ही कंटेंट है सारा। पढ़ाने को कितना पढ़ा दो, लेकिन आएगा इसमें से। कोई बात नहीं, आ जाओ। अरे कहां गया? हाँ जी, तो यहां पर हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। लवेश ने सबसे जल्दी आंसर दिया। अच्छा जी, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। यहां पर रिसेशन की फीचर्स पूछिए दोस्त। रिसेशन क्या होता है? ये पोल शायद तुम्हारे पास ना आए। रिसेशन का मतलब इकोनॉमी का डाउनफॉल आ गया। डाउनफॉल आ गया, डिमांड गिरने लगी है, आउटपुट गिरने लगा है, अंप्लॉयमेंट गिरने लगी है, सब खराब हो रहा है। बेरोजगारी ही बेरोजगारी हो रही है, लोग सामान नहीं खरीद पा रहे, सब कुछ खराब हो रहा है। तो अंप्लॉयमेंट कभी राइज नहीं होती रिसेशन में, प्राइस भी राइज नहीं होते रिसेशन में। ठीक है, राइज होती है बेरोजगारी, डिक्लाइन होती है लोगों की रियल इनकम, मतलब डिस्पोजेबल इनकम डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, उनके पास पैसा नहीं बचता यार, अर्निंग नहीं हो रही। ठीक है, तो सी वाला इज द राइट आंसर यहां पर। चाहे तुम्हारे पास पोल ना आया हो, कोई बात नहीं, डरना मत। सबसे जल्दी आंसर दिया वेदांत ने। ठीक है, यानी हम इतनी इंफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं क्या, ये देख रहा हूं बस। तो जी यहां पूछ लिया कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वो होती है जिसमें हम एडी को कम करवाएं, यानी टैक्स बढ़ाएं और सरकारी खर्चा कम कर दे। ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। कुछ लिखा है यहां पर उससे रिलेटेड, तो देखो क्या लिखा है। इट इज डिजाइंड टू रिस्ट्रेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमी के अंदर बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करना, मतलब रिस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए डिजाइन की गई होती है। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से हमारे देश में डिमांड को कम करवाया जाता है। डिमांड को कम करवाया जाता है तो मतलब इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक, इन्फ्लेशनरी फेज को करेक्ट किया जाता है। इन्फ्लेशन क्यों आई? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करवा देंगे। ये यहां पर यूजफुल होता है। उसी स्लाइड में से सारा कंटेंट है, नरूतो, लवेश और वेदांत। ठीक है, चलो जी चलो जी चलो जी। लो जी, बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है। कहता है इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्स। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए अंतरिक्ष गुप्ता। बस इसका क्या फर्क पड़ेगा भाई साहब? देखो, टैक्स बढ़ाने से क्या इंपैक्ट होगा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जल्दी बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? टैक्स बढ़ जाएगा तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा। लोन वाला सिस्टम पढ़ाऊंगा भाई, उसके बाद खत्म करूंगा।
ठीक है, तो ये लिखा है इट रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम। यस, ये बात तो ठीक है, ठीक है। और जब लोगों के पास पैसा कम बचेगा तो वो कंजम्पशन भी कम करेंगे और देश की टोटल डिमांड कम हो जाएगी। ये कब फायदेमंद होता है, ये डिजायरेबल कब होता है, डिमांड कम करवाना डिजायरेबल कम होता है जब इन्फ्लेशन होती है। जब देश में इन्फ्लेशन है तब हम डिमांड कम करवाएंगे। तो ए और बी दोनों ठीक है, तो डी वाले के साथ जाएंगे, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बूस्ट करने के लिए ऐसा नहीं होता, गिराने के लिए होता है। यहां पर बूस्ट लिखा है सी में। नरूतो, वेदांत, मदारा, वाह जी वाह। चलो जी, सरकार के लोन के बारे में पढ़ा रहा था। सरकार के लोन के बारे में पढ़ लो। सरकार लोन हमारे देश में से भी ले सकती है और बाहर से भी ले सकती है। देश में से कैसे लेती है, देखो दोस्तों, गवर्नमेंट को चाहिए लोन, गवर्नमेंट बोलेगी आरबीआई को कि लोगों से लोन मांग ले, लोगों से लोन मांग ले, और सबूत के तौर पर उनको एक पेपर दे दे, एक कागज पे लिख के दे देती है सरकार कि हमने तुमसे लोन लिया है। उस कागज को हम बोल देते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। इस बात को ध्यान रखना। ओके, गवर्नमेंट खुद सीधा लोन नहीं मांगती, आरबीआई को बोल देती है कि लोगों को तो वो बॉन्ड इश्यू कर दे। अब यहां पर दो बातें होती है। आरबीआई ने एक बॉन्ड इश्यू किया गीता जोशी को, और एक बॉन्ड इश्यू किया प्रिया को। तो जब सरकार ने बॉन्ड दे दिया प्रिया को, तो प्रिया से पैसे ले लिए, मान लो 1 लाख रुपया ले लिया, और गीता को भी बॉन्ड दिया तो गीता से भी 1 लाख रुपया ले लिया। अब देखो, प्रिया को और गीता को जो बॉन्ड दिए हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। प्रिया इज बैक, गीता जोशी अगेन। क्या है कि जो प्रिया है, इसको सरकार एक फैसिलिटी देती है, कहती है तुम दोनों से 1-1 लाख रुपया लिया है, तुम दोनों को इंटरेस्ट भी देंगे। लेकिन गीता जोशी को जो मैंने बॉन्ड दिया है वो रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब वो बॉन्ड गीता जोशी के पास ही रखा रहेगा, लेकिन प्रिया के पास जो बॉन्ड है उसमें एक फैसिलिटी है। सरकार कहती है कि तुम्हारे पास जो बॉन्ड पड़ा है आप इसको मार्केट में सेल परचेज कर सकते हो, मार्केट में इसकी सेल परचेज कर सकते हो। तो देखो, सरकार ने प्रिया से लोन लिया बॉन्ड इश्यू करके। सरकार ने बोला कि तेरे को हम 1 साल बाद तेरा 1 लाख रुपया वापस कर देंगे। प्रिया को जरूरत पड़ गई 2 महीने में ही, तो प्रिया 2 महीने के अंदर सरकार से पैसा मांग नहीं सकती, लेकिन ये किसी दूसरे बंदे को बोल सकती है कि देख मेरे पास एक गवर्नमेंट बॉन्ड पड़ा हुआ है, तू उसको परचेज कर ले, तू उसको परचेज कर ले। तो वो बंदा उसको परचेज कर लेता है, प्रिया के पास पैसे पहुंच जाएंगे। भाई आखिर इस बॉन्ड पे इंटरेस्ट तो मिल रहा है ना, लोग खरीदना चाहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, बड़ी मुश्किल से इश्यू होता है, समझे? तो सेल परचेज, जो प्रिया के पास जो बॉन्ड है, ऐसे वाले बॉन्ड को इश्यू करती है सरकार और बोलती है कि हमने मार्केट में लोन इश्यू किया है। मतलब सोच रहे सरकार ने कागज दे दिया इनको और बोल रही है सरकार ने मार्केट में लोन इश्यू कर लिया। मार्केट लोन का मतलब होता है ट्रेडेबल बॉन्ड्स। इसको आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर लो, आपस में घुमाते रहो पैसा, सरकार के पास पहुंचना था पहुंच गया। जो गीता जोशी को दिया है इसे बोलते हैं स्मॉल सेविंग। ये स्मॉल सेविंग है, बेसिकली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसका एक एग्जांपल है। सरकार ये इश्यू कर देती है, जिस बंदे ने खरीदा होता है ये इसके पास ही रहता है, ये किसी को बेच नहीं सकता। जब 1 साल पूरा हो जाएगा गीता जोशी वापस दे देगी और अपना पैसा ले लेगी। ये पूरा सिस्टम था, समझे? अब इसको लिखा हुआ यहां पर देखो कैसे।
कहते हैं जो सरकार का लोन होता है, पब्लिक डेट होता है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है मार्केट लोन, दूसरा होता है स्मॉल सेविंग। मार्केट लोन से याद आनी चाहिए प्रिया, और स्मॉल सेविंग से याद आनी चाहिए गीता जोशी, याद आनी चाहिए आपको, ठीक है। मार्केट लोन में बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के बहुत सारे एग्जांपल है। ट्रेजरी बिल सबसे फेमस एग्जांपल है। बॉन्ड के नाम होते हैं, एक बॉन्ड का नाम रखा हुआ है ट्रेजरी बिल, बहुत फेमस है। और बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, मतलब अलग अलग डिनोमिनेशन की। डिनोमिनेशन का मतलब होता है वैल्यू, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, अलग अलग वैल्यू की वेरी करती है, ठीक है। इनकी ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है, 1 साल के लिए इशू किया है, 2 साल के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो सरकार ऐसा करती है। सरकार कहती है कि सरकार को पैसों की जरूरत पड़ती है 2 तरीके के प्रोजेक्ट के लिए, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। मतलब सरकार कह रही है कि कहीं पर सड़क बनवानी है, सड़क बनवाना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन सरकार कह रही है कि हॉस्पिटल की सफाई करवानी है, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें कैपिटल प्रोजेक्ट जो होते हैं इसको फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं। मतलब ऐसे बॉन्ड जो 1 साल के बाद पैसा दिया जाएगा। कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब मोटा पैसा खर्च होएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के खर्चे को फाइनेंस करना हो, मीट करना हो, तो ट्रेजरी बिल इश्यू किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म 3 महीने के लिए इश्यू किया जाता है, वैसे 3 महीने मैक्स टू मैक्स 1 साल के लिए, ठीक है जी। अब गीता जोशी को दिया था स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके एग्जाम्पल है। पहली बात तो ये नॉन नेगोशिएबल होता है, इसके ऊपर बंदा नेगोशिएट कर ही नहीं सकता, इसका इंटरेस्ट कम ज्यादा करवा ही नहीं सकता। इसको मार्केट में बॉट एंड सोल्ड नॉट किया जाता है, मतलब नहीं किया जाता। इसके एग्जाम्पल है, एक तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और नेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। नमन कुमार ये एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो ये सरकार का डेट है, डेट है दोस्त, डेट है। अब देखो दोस्त, अगर गवर्नमेंट पब्लिक को बॉन्ड इश्यू कर देती है, इनसे बोरो कर लेती है बॉन्ड इश्यू करके, ट्रेजरी बिल इश्यू करके, ठीक है, तो पब्लिक के पास तो पैसा कम बचेगा। पब्लिक ने तो बॉन्ड खरीद लिए ना, तो इससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। कम मतलब करटेल, करटेल का मतलब डिक्रीज होता है। यह वर्ड मॉड्यूल ने यूज किया है तो मैंने भी कर दिया, लिखा हुआ है आगे पब्लिक डेट के अंदर, पब्लिक डेट के अंदर बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक थ्रू सेल ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी करटेल द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी, डिमांड कम कर देती है, ठीक है। लेकिन जब सरकार इस पैसे को वापस करती है, रीपेमेंट ऑफ डेट बाय द गवर्नमेंट, जब भी सरकार ने पैसा वापस किया तो इट विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एंड इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। सरकार पैसा वापस करेगी, लोगों के पास वापस पैसा चला जाएगा, देश में डिमांड बढ़ जाएगी। समझे इस बात को, ठीक है। चलो जी, लास्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूं, फिर क्लास को खत्म करूंगा, आपके डाउट्स भी देखूंगा, भी रुक जाओ। देखो दोस्त, आ गया। फिस्कल पॉलिसी के कितने इंस्ट्रूमेंट है? 4 है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा, टैक्स पढ़ा, बोरोइंग पढ़ा, मैंने पब्लिक डेट पढ़ा। अब पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट। पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ा दिया आपको। इसने एक टॉपिक दिया हुआ है गवर्नमेंट बजट, कहां है? हीरा जी, तुम्हें पता है गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर लिखा होता है कि सरकार कहां कहां से रेवेन्यू अर्न करेगी, टैक्स हो चाहे नॉन टैक्स हो, और कहां कहां पर खर्चा करेगी। सबको पता है कि गवर्नमेंट बजट ये स्टेटमेंट है। ये 3 तरीके का हो सकता है गवर्नमेंट बजट, या तो बैलेंस मतलब जब सरकार के टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर हो। ये सरप्लस में भी हो सकता है जब सरकार के टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, और ये डेफिसिट में भी हो सकता है जब सरकार की टोटल रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। लेकिन सरकार के ये जो बजट हैं, इससे देश में इफेक्ट पड़ता है एग्रीगेट डिमांड पे। देखो जी, अगर सरकार को सरप्लस है तो मतलब सरकार के पास ज्यादा पैसा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ज्यादा पैसा रखा हुआ है।
सरकार ने लोगों से टैक्स बहुत ज्यादा वसूल कर लिया। सरकार को सरप्लस हुआ तो सरकार ने टैक्स बहुत ज्यादा वसूल कर लिया, तो इससे हमारे देश की एडी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सरकार को सरप्लस क्यों हुआ? भाई सरकार ने लोगों से पैसा ले लिया ना, तो लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, अब डिमांड कम हो जाएगी, और इट विल रिड्यूस द नेशनल डेट। ये सरकार का कर्जा भी कम कर देगा, सरकार धीरे धीरे अपना कर्जा भी चुकाने लग जाएगी। ठीक है, ओके, चलो जी, आगे लिखा हुआ है, अगर सरकार को डेफिसिट है तो मतलब सरकार ने लोगों से उधार कम लिया है, मतलब लोगों से टैक्स कम लिया है, या फिर सरकार खुद भी खर्चा बढ़ा रही है। तो चाहे लोगों से टैक्स कम ले, चाहे खुद खर्चा बढ़ाए, इससे देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इसके ऊपर पॉजिटिव नेट इफेक्ट आएगा, और हो सकता है सरकार कर्जा भी ले ले तो नेशनल डेट बढ़ने लग जाएगा। लेकिन जब बजट बैलेंस में होगा तो बैलेंस बजट का कोई नेट इफेक्ट नहीं आता। ठीक है जी, और यहां पर इंजेक्शन और लीकेज वाले वर्ड यूज किए हुए हैं। लीकेज का मतलब टैक्स है, इंजेक्शन का मतलब सरकारी खर्चा है। इंजेक्शन लीकेज का टॉपिक नेशनल इनकम में अच्छे से पढ़ा चुके थे। ठीक है जी, तो अब इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें रह गई हैं। फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट क्या होता है, लिमिटेशन क्या होती है, वो चीजें मुझे बतानी है। बताओ जी। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं क्लास को आज स्टॉप कर दूं तो थम्स अप कर देना। अगर आप चाहते हो कि सर और पढ़ाओ, इस यूनिट को आज ही खत्म करो, तो थम्स डाउन कर देना। जल्दी से बताओ तुम चाहते क्या हो, जल्दी से बताओ राजे, चाहते क्या हो? मैं इतने तुम्हारे लिए कुछ एडिट कर दूं इसके अंदर। थम्स अप और थम्स डाउन के लिए पोल तो चालू कर दूं? ये लो जी, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। देखते हैं बच्चे क्या बोल रहे। हाय, क्या बोलती है पब्लिक? अच्छा, बच्चे चाहते हैं स्टॉप कर दी जाए क्लास। चलो ठीक है जी, स्टॉप कर देते हैं। लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, जो बचा हुआ पोर्शन है वो अगली क्लास में करा दूंगा। दोस्तों बचा क्या है वो बता देता हूं, थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है एक्चुअली। इस यूनिट 4 के अंदर आपको ये सारे आइटम पढ़ने थे। अभी 3 आइटम हो गए हैं आपके, ये 3 बचे हुए हैं। ये 3 अगली क्लास में करा दूंगा, आधे पौने घंटे में हो जाएंगे। अगली क्लास छोटी क्लास है, ठीक है ना। अगर पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना है तो आदर्श जो चैप्टर मैंने चाणक्य 2.0 बैच के अंदर कराए हैं वो तो वहां से करना स्टार्ट कर दो। सभी बच्चों से बोल रहा हूं, यूट्यूब पे चाणक्य 2.0 बैच अवेलेबल है। वहां पर मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ये रिवाइज करा रखे हैं। प्लीज आप भी वहां से रिवाइज करते रहो, लेकिन प्यार किसी बच्चे का कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तुम्हारे लिए एक नया कुछ प्लान कर रहा हूं, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। ये चैप्टर गुरविंदर 10 नंबर का है। फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग, हाँ प्रिंस पाटिल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन यहां पर इस क्लास के अंदर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th क्लास में बताता था, तो 12th क्लास से कुछ चीजें जो फोकस करने वाली है वो पढ़ा रहा हूं। गुरविंदर जी कह रहे हैं 12th वाला ही लग रहा है, क्या बात कर रहे हो, 12th में तो था ही। ठीक है, बजट जुलाई में प्रेजेंट किया है। नहीं नहीं सागर, ये ऐसा ही हुआ है, इलेक्शन वाले ईयर में होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन जहां पर डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो, फुल एम्प्लॉयमेंट पे।
हाँ आर्यन वर्मा, मोनेटाइजेशन से इन्फ्लेशन बढ़ती है इसलिए वो उसको कम प्रेफर किया जाता है। बोरिंग का मतलब विक्की यादव दूसरों से, पब्लिक से उधार लेना सरकार के द्वारा। प्रिया वर्मा कह रही है सर गीता जोशी आपकी मैनेजर है ना। यश शर्मा, आज घर पर पुलिस आ गई और चोरी हो गई घर पे। ओ भाई, तो सॉरी यार। समर्थ, उसको आप रिपीट कर सकते हो एक बार, चाणक्य 2.0 से भी रिपीट कर सकते हो। आज देखो ओवरऑल अगर बात की जाए तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में क्या पढ़ाया मैंने सबसे पहले बताया फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, टैक्स और बोरोइंग, जीटीबी को चेंज किया जाता है। इस फिस्कल पॉलिसी के दो टाइप्स होते हैं। एक होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, सारी गेम इसकी है। एक स्लाइड पे इसको बता दिया था कहां कहां यूज करते हैं, रिसेशन में, इन्फ्लेशन में, कैसे कैसे। और इसके इंस्ट्रूमेंट है, फिस्कल पॉलिसी के 4 इंस्ट्रूमेंट है। पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा टैक्स, तीसरा पब्लिक डेट और चौथा गवर्नमेंट बजट। एक एक करके हमने इन पे नजर डाली है कि सरकार खर्चा कहां कहां करती है, टैक्स लगाने से क्या होता है, डेट कहां से लाती है, बजट में कोई सरप्लस डेफिसिट की सिचुएशन है तो उसका एडी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये 4 चीजें पढ़ी हैं। ये ओवरऑल समरी है क्लास की, ठीक है। जो बचा है वो अगली क्लास में मैं आपको कवर अप करा दूंगा। आपके बाकी बचे हुए डाउट इंजन में सॉल्व हो जाएंगे। आज की क्लास में टॉपर्स की लिस्ट में देखते हैं। भाई साहब बहुत अच्छे, बहुत सारे हमने एमसीक्यूज यहां पर किए हैं। नरूतो फरहान, नीलेश, भवानी, लवेश, हितेन, उदित, मान्या, कृष, माधव और तमन्ना। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टा 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 टा।